विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है ई लेक्चर की श्रृंखला में। आज हम यूनिट फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण विधि के क्या क्या उपयोग हैं। विद्यार्थियों, एप्लीकेशंस जो हैं डायमेंशनल एनालिसिस के वो मुख्यतः तीन हैं। पहला जो एप्लीकेशन है, टू चेक वेदर ए गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, यानी कि कोई दी गई समीकरण विमीय रूप से सही है अथवा नहीं है, इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, एन इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एवरी स्टेप इन द इक्वेशन इज सेम, यानी किसी समीकरण के लिए यदि प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान है तो वो समीकरण विमीय रूप से सही होगी। एक उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक इक्वेशन हमें दी हुई है। अब ये समीकरण सही है अथवा नहीं है, इसकी जानकारी हम विमीय विश्लेषण विधि से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ये जो s है ये दूरी के लिए है, डिस्टेंस के लिए है, u वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर विमीय सूत्र लिखेंगे प्रत्येक पद के लिए। ये दूरी के लिए हो गया, ये वेलोसिटी के लिए, ये समय के लिए, ये एक्सेलरेशन के लिए और ये फिर से समय के लिए। फाइनली सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद का जो विमीय सूत्र है m0 l1 t0 प्रत्येक पद में समान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक पद में विमीय समीकरण समान होने के कारण ये जो समीकरण दी गई है ये विमीय रूप से सही है। द डायमेंशनल formula for every step in RHS and LHS is equal, hence the given equation is dimensionally correct। तो हमने यहाँ पर ये जांच की कि जो समीकरण दी हुई है वो विमीय रूप से सही पाई गई। इसी प्रकार यदि कोई हमें दूसरी समीकरण दे रखी हो तो हम विमीय रूप से वो समीकरण सही है अथवा नहीं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो उपयोग है वो है कन्वर्जन ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। यदि कोई भौतिक राशि मुझे दी गई है और उसका मान मुझे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मुझे परिवर्तित करना है तो वो काम भी इस विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से किया जा सकता है। देखिए, टू कन्वर्ट गिवन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, एज वी नो दैट ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ यूनिट को प्रदर्शित करके उसका जो फिजिकल क्वांटिटी का जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है वो देते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिर उसके साथ मात्रक। यहाँ पर ये एक पद्धति है, ये मात्रक पद्धति दूसरी है। u1 कोई एक मात्रक पद्धति है, u2 कोई दूसरी मात्रक पद्धति है। हम यहाँ पर देख रहे हैं जब हम मात्रक पद्धति को परिवर्तित करते हैं तो साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी परिवर्तित हो जाती है ताकि मात्रक पद्धति के अनुसार जो वैल्यू है वो सुसंगत बनी रहे। इस प्रकार दूसरा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि जब हमने विमीय सूत्र को पढ़ा था तो उस समय विमीय सूत्र के लिए ये कंडीशन थी कि यदि मात्रक जो पद्धति है यानी यूनिट सिस्टम है यदि वो चेंज कर दिया जाए तो विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का परिवर्तित नहीं होता, विमीय सूत्र हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कोई सी भी मात्रक पद्धति हो, भौतिक राशि का विमीय सूत्र परिवर्तित नहीं होता। राइटिंग द डायमेंशनल इक्वेशन, ये मैंने एक मात्रक पद्धति में m1 l1 t1 लिया है और दूसरी मात्रक पद्धति के लिए m2 l2 और t2 लिया है। अब ये जो लगाई गई घातें हैं ये विमाओं को प्रदर्शित करती है, इसलिए हम हमेशा ये ध्यान रखें कि मात्रक पद्धति पर ये विमाएं निर्भर नहीं करती है। इसलिए मात्रक पद्धति परिवर्तित होने पर जो घातें लगाई गई हैं प्रतीकों पर वो हमेशा
एक जैसी ही रहेंगी। तो यहाँ पर यदि m1 a की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c है, तो यहाँ पर भी m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c ही रहेगी, क्योंकि विमीय फॉर्मूला मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार यदि मुझे n2 वैल्यू निकालनी है दूसरी मात्रक पद्धति में, संख्यात्मक मान क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 m1 रेस टू a, l1 रेस टू b, t1 रेस टू c डिवाइडेड बाई m2 रेस टू a, l2 रेस टू b, t2 रेस टू c. Finally we can write n2 is equal to n1 m1 upon m2 रेस टू a, l1 upon l2 रेस टू b, t1 upon t2 रेस टू a. तो ये फॉर्मूला हो गया, और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी मात्रक पद्धति में दिए गए मान को परिवर्तित कर सकते हैं। एक उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। The value of gravitational acceleration g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन MKS यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इन CGS यूनिट सिस्टम। यानी जो MKS पद्धति में मान है g का, स्मॉल g का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिमेंबर्ड। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है जिसका मान परिवर्तित करना है, उसका हमें विमीय सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू उसी विमीय सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। स्मॉल जी के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एक्सेलरेशन का ही होगा, तो वो होगा m0 l1 t-2। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2 हमारे पास निकल के आ जाता है। अब हम इस सूत्र से आगे बढ़ेंगे सूत्र को लेते हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n2 हमें निकालना है, n1 इज गिवन 9.8, m स्टैंड फॉर मास, तो यहाँ m के इसमें किलोग्राम और cg इसमें ग्राम, l m के इसके अंदर होगा मीटर और l2 cg इसमें होगा सेंटीमीटर, और t1 t2 दोनों में ही कॉमन रहते हैं सेकेंड, तो ये हमने रख दिया है। दूसरा, अब मुझे CGS में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब मुझे MKS यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ पर भी MKS यूनिट है उसको मैं CGS यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। n2 इज इक्वल टू 9.8 गुणा 1 यानी मल्टीप्लाइड बाई 1। इसका मतलब ये होगा किलोग्राम अपॉन सेकेंड, जो ग्राम है। तो यहाँ पर पावर जीरो होने के कारण हम इसको यहीं पर 1 कर देंगे, क्योंकि किसी भी की भी पावर, किसी भी टर्म की पावर यदि मैं जीरो लगाता हूँ तो 1 इक्वल टू 1 हो जाता है। या मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड को सेकंड में, जो दोनों तरफ सेकंड होने के कारण 1 सेकंड ये आ जाएगा। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 रह गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 9.8 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2। अब यहाँ पर सेंटीमीटर कट गया तो सिर्फ 100 बचा, तो ये 100 की पावर 1 हो गई, और ये 1 हो गया, तो ये 1 की पावर -2 हो गई। फर्दर हम देखते हैं n2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1 इंटू 100, 100 की पावर 1 इंटू 1, 1 की पावर -2 है, 1 की पावर कितनी भी लगा दो वो एक ही रहता है। तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई है 980। यानी जो CGS यूनिट है उसके अंदर जो संख्यात्मक मान है वो 980 रहेगा, और फाइनली जो जी की वैल्यू है वो आ जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की CGS मात्रक पद्धति में हमने वैल्यू कन्वर्ट कर ली है। तो ये इसका दूसरा उपयोग है जो अभी हमने कर लिया है। तीसरा उपयोग जो है वह है टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। यदि हमें विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना है तो वो कार्य भी विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से संपन्न किया जा सकता है। माना द टाइम पीरियड टी, यानी आवर्तकाल समय के लिए जो सिंबल हमने कैपिटल टी यूज़ किया है, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम में डिपेंड अपॉन द मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, द रिलेशनशिप में बी स्टेब्लिश्ड एज। यानी कि किसी भी सरल लोलक के लिए जो आवर्तकाल होता है वो उस आवर्तकाल के मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर निर्भर हो सकता है। ये हमें निर्भरता दे रखी है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या होगी वो हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से निकालेंगे। मैथमेटिकली वी कैन राइट टी इज़ प्रोपोर्शनल टू m रेस टू a। मास पर निर्भर करता है, लेकिन किस तरह निर्भर करता है वो निर्भरता हमें पता नहीं है, तो हमने माना यहाँ पर कि ये इस m की पावर a पर निर्भर करता है। इसी प्रकार l जो आवर्तकाल है वो लंबाई
की पावर b पे डिपेंड करता है, और आवर्तकाल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी पावर c पर निर्भर करता है। ये निर्भरता हमें दे रखी है, और ए बी सी पर जो घातें हैं ए बी सी, ये हमने अज्यूम की है कि ये आवर्तकाल इन तीनों ही जो प्राचल हैं, तीनों ही जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन पर इनकी निम्न घातों के अनुसार निर्भर करते हैं। इनको कंबाइंड रूप से हम लिख सकते हैं T⁻m⁴ L⁻b G⁻c। अब प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के लिए हम एक नियतांक लगा देते हैं, T = K m⁴ L⁻b G⁻c। अब यहाँ पर K एक डायमेंशनल लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों ही तरफ मैं जो भौतिक राशियाँ दे रखी हैं उनके विमीय सूत्र लिखूँगा। विमीय सूत्र हमें हमेशा पता होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखें। तो टी के लिए विमीय सूत्र लिखा, के विमाहीन है, एम के लिए विमीय सूत्र लिखा, पावर ए लगा दी, एल के लिए विमीय सूत्र लिखा, पावर बी लगा दी, जी के लिए विमीय सूत्र लिखा और पावर लगा दी सी, जो कि हमने अज्यूम की है। इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है लेफ्ट हैंड साइड पर m0 L0 T1 = राइट हैंड साइड पर है m⁴ L⁻b + c एंड T⁻⁻2c। अब अगर ये समीकरण सही है, या इस समीकरण के सही होने के लिए या इनके बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप होने के लिए ये जो स्टेप्स हैं इनके प्रत्येक का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। विमीय सूत्र समान हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो समान प्राचल हैं उनकी घातें समान कर देंगे, और जब ये घातें समान हो जाएंगी तो इनका विमीय सूत्र भी समान हो जाएगा। तो यहाँ पर a जो m की पावर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ऐसे ही l की पावर b + c है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 0 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 है जो कि हमें दी गई है। और यहाँ पर T⁻²c, तो -2c 1 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये संबंध रखते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ सेम डायमेंशंस, दैट इज़ पावर ऑफ m ऑन LHS बाई पावर ऑफ m ऑन RHS। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरह हम सभी को कंपेयर करेंगे। a = 0 रख दिया, b + c = 0 रख दिया, b, तो इस समीकरण से क्या हो गया, b = -c, ये हमें प्राप्त हो गया। दूसरा -2c = 1, तो इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, c = माइनस का हाफ। ये माइनस का हाफ इस इक्वेशन में रखता हूँ तो b की वैल्यू अपने आप हाफ आ जानी चाहिए, तो हैंस b = हाफ। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c। अब समीकरण में तीनों ही के हमें प्राप्त हो गए मान, a = 0, c = -हाफ एंड b = हाफ। तीनों ही जो घातें हमने मानी थी उनके मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो अब समीकरण में रख देता हूँ मैं इस समीकरण में, तो देखो हमारे पास समीकरण क्या निकल के आती है, T = K m⁻0 a की पावर 0 L⁻हाफ, जो कि b की वैल्यू रख दी है हाफ, और G⁻हाफ यानी c की वैल्यू -हाफ है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये आवर्तकाल द्रव्यमान की 0 घात पर निर्भर करता है, इसलिए ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस अपने आप से हमें बता दिया कि आवर्तकाल के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। तो T = K L⁻हाफ G⁻⁻हाफ। तो फाइनली वी कैन राइट T = K √L/G। तो ये रिलेशनशिप हमें प्राप्त हो चुकी है, हमने विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि विमीय विश्लेषण विधि से किसी भी विमाहीन नियतांक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए हमने के को एज इट इज़ रखा है। और इस प्रकार डायमेंशनल एनालिसिस के जो उपयोग हैं वो इस लेक्चर में हमने सीख लिए हैं कि कौन कौन से उपयोग हैं और क्या क्या हम विमीय विश्लेषण विधि से कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर हम विमीय विश्लेषण विधि की जो लिमिटेशंस हैं यानी सीमाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।